नमस्कार दोस्तों, संविदा वर्ग 3 के अंतर्गत हमारे आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। सबसे पहले शिक्षा क्या होती है, इस पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें बालक अपना सर्वांगीण विकास करता है। जीवन के हर क्षेत्र में अगर कोई उसको आगे प्रोग्रेस या उन्नति दिलवाता है तो वह है वो उसकी शिक्षा। भारतीय समाज में शिक्षा के नए नए आयाम समय समय पर निकलते आए हैं। स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा में बहुत सारा सुधार हुआ है और सुधार होते 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 हम आज पहुंचे हैं समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा प्रणाली से जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बालक कमजोर है तो हम उस पर अपन ध्यान नहीं दें, तो उन बालकों को अपन आगे जाके पिछड़े बालक बोलेंगे। पिछड़े बालक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो अपने इस समावेशी शिक्षा में अपने को उन बालकों को भी समावेश करना है। तो जब उन बालकों को समावेश कर लिया जाएगा तो वही कहलाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक है। नंबर दूसरा इसमें पॉइंट लिया अपन ने, समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य तात्पर्य सबसे पहले जो विशिष्ट बालक है उनको आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर का अर्थ है कि वो अपने आप को आगे उन्नति कर सके। और दूसरा नंबर इसमें लिया अपने विशिष्ट आवश्यकता बालकों की शिक्षा सभी बच्चों को मूल अवधारणा से जोड़ना। मूल अवधारणा से जोड़ने का अर्थ है समाज में उनको सम्मान मिले, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, तो ये कहलाता है उनको मूल अवधारणा से जोड़ना। इसके बाद भारतीय संविधान में जो पिछड़े बालकों के लिए, जो सामान्य बालकों के लिए जो अनुच्छेद निर्धारित किए गए उनके अकॉर्डिंग उनमें विभिन्न प्रकार के आदर्शों का निर्माण करना, ये भी हमारी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरे नंबर की बात करते हैं इसमें विद्यालयी शिक्षा में समावेशी शिक्षा के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। इसमें लिया अपने स्कूल के वातावरण में सुधार। स्कूल के वातावरण में सुधार करके अपन बालकों की जो विशिष्ट बालक होते हैं उन बालकों को रुचि पैदा करके अपन उनको विद्यालय में समावेश करते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सकें। और दूसरा नंबर लिया अपन इसमें उनकी रुचि के अकॉर्डिंग अपने को पाठ्यक्रम तैयार करना। रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम करने का अर्थ ये होता है कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, तो सभी बालक साथ में विकास कर सके कक्षा में, तो इसलिए अपने को उनका रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। इसके बाद क्या होता है, जो बालक पिछड़ जाते हैं वो अपने आप को हीन अनुभव करते हैं। हीन अनुभव करने का अर्थ ये होता है कि कुछ बालक अब ये देखते हैं कि अरे बालक मेरे से होशियार है तो मैं क्यों पढ़ूं, तो इससे उसका मनोबल टूटता है। तो इसके लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, जैसे मॉन्टेसरी विधि पढ़ते हैं अपन, डाल्टन विधि पढ़ते हैं, खेल विधि पढ़ते हैं। तो इन विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके भी अपन उन बालकों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसके बाद उनको उचित मार्गदर्शन देना। उचित मार्गदर्शन देने का अर्थ है समय समय पर उनको विशिष्ट प्रकार का मार्गदर्शन मिलता रहे, उनको डिमोटिवेट नहीं करना। इसका अर्थ ये नहीं है यार तो इसमें कमजोर उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं अपन, तो ये कहलाता आपका मार्गदर्शन। इसके बाद विद्यालयों को सामूहिक जीवन का केंद्र बनाया जाए। सामूहिक जीवन का केंद्र जैसे अपन परिवार में सब मिलजुल के रहते हैं, वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। जैसे कोई ये बोले यार मेरे तो ये सब्जी बना, ये बना, तो ऐसा नहीं होता कि यार इसको ये सब्जी पसंद है बाकी दूसरे के लिए मैं नहीं बनाऊँ। तो इसका अर्थ ये है कि जो बालक किसी को गणित अच्छी आती है तो मान लो कोई कमजोर बालक उसको नहीं आती है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम उसको नहीं समझा पाए। इसका अर्थ ये है कि उसको अपने को समावेश करना है। तो ये कहलाता है सामूहिक जीवन का केंद्र बनाया जाए विद्यालय को। चौथे नंबर की बात करते हैं अपन वंचित बालक। वंचित बालक का अर्थ है कि ऐसे बालक से हैं जो जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से अलाभान्वित रह जाता है। सामान्य सुख सुविधाएं जैसे कि मुझे मिनिमम जो आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान, उनसे वो वंचित नहीं रहे आगे बड़ा होने के बाद। क्योंकि जब छोटा होता है तो बालक पे
बालक का ध्यान पूरा माता पिता रखते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है तो अब समाज में आता हो धीरे धीरे, माता पिता के वातावरण को छोड़ के वो बाहरी समावेश में आता है, सामाजिक वातावरण में आता है। तो इस वातावरण से दूर न रहे, इसमें सभी सुविधाएं उसको मिले, तो ये भी अपनी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। 5वें नंबर की बात करते हैं वंचित बालक के प्रकार। वंचित बालक बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इनको मेजर तरीके से अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक, सामाजिक दृष्टि का अर्थ है कि बच्चों को, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, उन कमजोर है ना, समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे अपन आज भी देखते हैं भारतीय समाज में कुछ बच्चे बहुत ही कमजोर वर्ग से आते हैं, तो है ना, तो उनको कहलाता है सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक। दूसरे नंबर की बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक। आर्थिक दृष्टि भी देखो, ये समावेशी शिक्षा का एक दोष कह सकते हैं अपन कि कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो समय पे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आर्थिक स्थितियां कमजोर होने के कारण उसको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो ये कहलाता आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक। इसके बाद बात करते हैं अनुसूचित जाति के बालक और अनुसूचित जनजाति के बालक। इन बालकों से तात्पर्य है, आज भी भारतीय समाज में ऐसी रूढ़ियां हैं कि यार इस समाज के लोग यही काम करेंगे, जैसे झाड़ू निकालना, सड़कों की साफ सफाई करना, बुनकर का काम करना। तो इन लोगों को भी अपन को ये नहीं समझना है कि इनके तो माता पिता ये काम करते तो इनको शिक्षा अपन नहीं देंगे। उन बालकों को बोलेंगे अपन अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक। ठीक है, तो इन बालकों को भी अपने को समावेश करना है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद 6ठे नंबर की बात करते हैं अपन पिछड़े बालकों की विशेषता। पिछड़े बालक की विशेषता क्या है इसमें? जैसे गति का अर्थ है कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपन मान लो किसी कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं तो कोई 5-6 बच्चा होशियार है या ज्यादा तेज चल रहे हैं पढ़ाई के प्रति, तो अपन यूं नहीं सोचा यार कि इन्हीं को आगे मोटिवेट करें। अपन को उन पिछड़े बालकों को या कमजोर बालकों को भी समावेश करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद कार्य की प्रवृत्ति मतलब हर बालक की कार्य करने का तरीका अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई बालक थोड़ा सा गंदा रहता है तो अपने को या किसी कार्य को अलग तरीके से करता था, अपन को उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार इस कार्य को मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं आपको नहीं, मतलब शिक्षक उस बालकों को ये नहीं कह सकता, शिक्षक बालक को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसको ये कहलाता उसकी कार्य की प्रवृत्ति। निराशा से तात्पर्य है बहुत से बालक ऐसे रहते हैं जैसे कोई विशिष्ट बालक होते हैं, वो अपने आप को निराशा का अनुभव करते हैं। निराशा का तात्पर्य मान लो कोई कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर, तो वो सोचेगा कि मेरे पास पैसे कमजोर है, मैं आगे क्या करूँगा पढ़ाई करके, मुझे मेरे पहले आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना है। इसके बाद व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार का अर्थ है कि हर कक्षा में पूरा एक माहौल रहता है परिवार का, लेकिन वहाँ पर हर बालक का व्यवहार अलग अलग रहता है। इसके अलावा शिक्षक का व्यवहार भी बालकों के प्रति परिवर्तित न हो, ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ये कहलाता है पिछड़ी बालकों की विशेषता के अंतर्गत। इसके बाद हर बालक का IQ लेवल अलग अलग रहता है, जिसके कारण अपन सभी बच्चों का ज्ञान की प्रति संग्रहण क्षमता अलग अलग रहती है, तो शिक्षक उनको भी समावेश करें। और कभी कभी क्या होता है, जो बालक रहते हैं वो दूसरे बालकों से तुलना करने लग जाते हैं। तो तुलना करने का अर्थ ये होता है कि यार इसकी माता पिता इतने पैसे वाले हैं, या आगे पढ़ाई कर पाएगा, मैं नहीं करूं, तो वहां से उसके जीवन में निराशा का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। तो उसको भी अपने को समावेश करना है, उसको गाइड करते जाना है कि भाई ऐसा मत कर, आगे पढ़ाई करो। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर की बात करते हैं पिछड़े बालकों की क्या शिक्षा होना चाहिए। तो सबसे पहले ईश्वर साहब ने कहा है कि उचित ध्यान न दिए जाने के कारण पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सके, तो ये कहलाता है पिछड़े बालकों की शिक्षा। इसका अर्थ है कि अपन होशियार बच्चों को ही नहीं पढ़ाएं, छोटे छोटे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या विशिष्ट जो बालक हैं, उनको भी अपने को उनकी समाज की उन्नति या प्रगति में शामिल करना है, तो ये कहलाता है पिछड़े बालकों की शिक्षा। ठीक है,
इसके बाद पिछड़े बालकों को अपन इस कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, इनकी किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था का अर्थ है अगर किसी कक्षा में कमजोर बालक ज्यादा है तो उनको अपने को छंटनी करना है, उनकी विशिष्ट एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगवाना है। पिछड़े बालकों की शिक्षा के संदर्भ में स्टोन साहब ने 3 प्रकार के सुझाव सुझाए हैं, जिनको बोलेंगे अपनी विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था। इसके अंतर्गत स्टोन साहब ने 3 सुझाव बताए। इन सुझाव का अर्थ है कि उनका कहना था कि किसी कक्षा में अगर पिछड़े बालक है तो उसमें कम से कम 20 विद्यार्थी होना चाहिए। कितने विद्यार्थी होना चाहिए? 20 विद्यार्थी होना, ताकि सभी बच्चों पर अपन बराबर ध्यान दे सके। अगर कक्षा में बालक ज्यादा होंगे तो फिर शिक्षक क्या है, प्रॉपर वे में उन पर ध्यान नहीं रख पाएगा। इसके बाद उसके बाद उन्होंने बात की थी स्टोन साहब ने 3 सुझाव दिए। पहला सुझाव उनका कहना था कि किसी कक्षा में कम से कम 20 विद्यार्थी ही होना चाहिए। इसके बाद पिछड़े बालक में शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहे तो उनका कहना था कि उनको बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाए। जैसे कोई बालक मान लो गणित में कमजोर है तो शिक्षक ये नहीं बोले कि मैं इस बालक को गणित नहीं पढ़ाऊंगा। इसका अर्थ सभी विषयों में उसकी बराबर रुचि बनी रहे, इसलिए उन्होंने कहा था कि विभिन्न विषयों का समावेश होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर की उन्होंने बात की है कि जो कमजोर बालक है उनको अतिरिक्त कक्षाएं भी दी जाए। अतिरिक्त कक्षा देने का अर्थ है कि जो कमजोर बालक है वो कमजोर अनुभव ना कर सके, इसलिए उनको एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की जाए। तो ये उन्होंने विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था के अंतर्गत स्टोन साहब ने 3 सुझाव दिए थे। इसके बाद नंबर दूसरे की बात करते हुए विशिष्ट विद्यालयों का संगठन। समाज में कमजोर वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का प्रबंध कर रखा है, जहां पर इन कमजोर वर्ग के छात्राओं की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हॉस्टल उनको सुविधा देते हैं, हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड करवाना, कापी किताबें वगैरह उनको देना है। तो ये कहलाते हैं विशिष्ट विद्यालयों का संगठन। तीसरे नंबर की बात करते हैं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति। कभी कभी क्या होता है, जो सामान्य शिक्षक होते हैं वो इन विशिष्ट बालकों पर विशिष्ट प्रकार का ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण वो बालक और पिछड़ते जाते हैं। तो इसके लिए अपने को विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति करना पड़ेगी, ताकि वो पिछड़े बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे सके। चौथे नंबर की बात करते हैं विशिष्ट शिक्षण विधियां। इसके लिए अब मारिया मॉन्टेसरी विधि आई है, खेल विधि आई है, और भी विभिन्न प्रकार की विधियों का अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये कहलाती है आपकी विशिष्ट शिक्षण विधियां। इसके बाद नंबर 8 की बात करते हैं मानसिक पिछड़ापन और इसके कारण। मानसिक पिछड़ापन क्या होता है, बहुत से बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं। इसका अर्थ है उनका आईक्यू लेवल कम रहता है, 70 से भी कम रहता है उनका आईक्यू लेवल। तो उनको बोलते हैं अपन मानसिक रूप से पिछड़े बालक। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति, दूसरा है वंशानुक्रम, घर का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण। इसके कारण भी बालक पिछड़ते जाते हैं। ये कहलाते हैं मानसिक रूप से पिछड़े बालक। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों में, जिसके कारण वो स्वयं को कमजोर अनुभव करता है और धीरे धीरे इन कमजोरियों को वो मानसिक तौर पे ग्रहण करता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो मानसिक तौर पे पिछड़ा हो जाता है। जैसे मान लो कोई बालक अपंग है तो वो समझेगा यार मैं अपंग हूँ, आगे क्या करूँगा। तो इसके कारण भी मन के अंदर कुछ विचार आ जाते हैं, जिसके कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो ऐसे बालकों की शिक्षा को भी अपने को समावेश करना है। इसके बाद नंबर 9 देखिए, इसमें मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम और उपचार। देखो, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की रोकथाम और उपचार ये अपना अगला टॉपिक है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की कैसे रोकथाम की जाए, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, माता पिता को शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षित करने का अर्थ ये नहीं अपन को पढ़ा लिखा है,
इसका अर्थ है उनको मोटिवेट करना है कि आपका बालक पढ़ लिख लेगा तो ये इस प्रकार की उन्नति करेगा भावी जीवन में और अपना सर्वांगीण विकास करेगा। तो ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है अपना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाल अपराध, उपचार और उनकी रोकथाम। बाल अपराध का अर्थ है अपने भारतीय समाज में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, अगर उन नियम और कानून के अनुसार कोई बालक का पालन करता है तो वो पालन नहीं करता है तो वो कहलाता आपका अपराध। लेकिन अगर बालक अवयस्क होने का अर्थ है वो समझ नहीं रखता हो, अगर वो कोई अपराध करे तो वो कहलाता आपका बाल अपराध। बाल अपराध को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार किए गए हैं। उपचार करने का अर्थ है अगर कोई बालक अपराध करता है तो उसको किसी ऐसे वातावरण में ढाला जाए और वहां पर उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि आगे जाके उन गलतियों को न दोहराए।